मैं एडवोकेट पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शून्य विवाह एवं शून्यकणीय विवाह के बारे में। शून्य विवाह से संबंधित जो प्रावधान हैं ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में दे रखे हैं और शून्यकणीय विवाह से संबंधित प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में दे रखे हैं। तो इन दोनों विषयों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य विवाह के बारे में। देखिए, शून्य विवाह संबंधी जो प्रावधान हैं ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में दे रखा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 ये कहती है कि ये 3 शर्त हैं। इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा, ये धारा 11 कहती है। अब ये तीनों शर्तें क्या हैं, इन तीनों शर्तों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली शर्त ये है कि विवाह के समय विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, विवाह के 2 पक्षकार होते हैं, एक होता है वर और दूसरा पक्षकार होती है वधू। तो विवाह के समय ये वर जो है, विवाह के समय जो वर है इसकी कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो वर है या तो अविवाहित होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। अगर वर की किसी महिला से अगर शादी हो चुकी है तो उस महिला से इसका तलाक हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो या वो महिला मर गई हो। ठीक। विवाह का दूसरा पक्षकार है वधू। तो विवाह के समय ये जो वधू है इसका कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए। जीवित पति नहीं होने का मतलब ये है कि ये जो वधू है या तो ये अविवाहित होनी चाहिए। अगर इसकी किसी पुरुष से अगर शादी हो चुकी है पहले कभी तो उस पुरुष से इसका तलाक हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो या वो पुरुष मर गया हो। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैध विवाह की एक शर्त है। अगर इस शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह किया जाता है तो विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा। राइट। अब बात करते हैं दूसरी शर्त के बारे में। देखिए, दूसरी शर्त ये कहती है कि विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधों के भीतर ना आने चाहिए, नहीं होने चाहिए। यानी कि जो विवाह के पक्षकार हैं वो प्रतिसिद्ध संबंधों में या प्रतिसिद्ध नातेदारी की कोटि में नहीं आने चाहिए। अगर विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधों में आते हैं या प्रतिसिद्ध नातेदारी की कोटि में आते हैं तो ऐसा विवाह शून्य होगा धारा 11 के अनुसार। लेकिन हाँ, अगर विवाह के पक्षकारों के यहाँ कोई ऐसी रूढ़िय प्रथा अगर ऐसी है जिसके कारण विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधों में विवाह कर सकते हैं तो ये एक अपवाद होगा। ठीक। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जो विवाह के पक्षकार हैं वो प्रतिसिद्ध संबंधों में या प्रतिसिद्ध नातेदारी की कोटि में नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर वो आते हैं तो विवाह शून्य होगा सामान्यतः। एक बात और, ये प्रतिसिद्ध नातेदारी का क्या मतलब होता है? तो इसकी जो परिभाषा है ये दे रखी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2G में। ये बताया गया है कि प्रतिसिद्ध संबंध या प्रतिसिद्ध नातेदारी की कोटि क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं या इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। ओके। अब बात करते हैं तीसरी शर्त के बारे में। देखिए, तीसरी शर्त ये कहती है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। अर्थात विवाह के दोनों पक्षकार सपिंग नातेदारी की कोटि में नहीं आने चाहिए। अगर विवाह के पक्षकार सपिंग नातेदारी की कोटि में आते हैं तो ऐसा विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा। लेकिन हाँ, अगर विवाह के पक्षकारों के यहाँ कोई ऐसी रूढ़िय प्रथा अगर ऐसी प्रचलित है जिसके कारण सपिंग नातेदारी में विवाह हो सकता है तो ये एक अपवाद वाली स्थिति होगी। ठीक है, तो विवाह शून्य नहीं होगा। लेकिन सामान्य नियम यही है कि जो विवाह के पक्षकार हैं वो सपिंग नातेदारी की कोटि में नहीं आनी चाहिए। अगर
विवाह के पक्षकार सपिंगी नातेदारी की कोटि में आते हैं तो ऐसा विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा। ठीक है, ये सपिंगी नातेदारी क्या होती है, तो इसकी जो परिभाषा है ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2F में दे रखी है। ठीक है, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। क्लियर? तो मैंने आपको बताई धारा 11। ठीक है, धारा 11 में ये 3 शर्तें दे रखी हैं। इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा। क्लियर? देखिए, मैंने आपको 3 शर्तें बताई। अगर इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा विवाह धारा 11 के अनुसार शून्य होगा। देखिए, 3 शर्तें मैंने आपको बताई ना, एक शर्त ये, एक शर्त ये और एक शर्त ये 3 शर्तें मैंने आपको बताई अभी। और इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा धारा 11 के अनुसार। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। अब प्रश्न ये है कि मान लो कोई विवाह इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर किया जाता है, कोई विवाह इन तीनों शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन में अगर संपन्न हुआ है तो विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए दोनों पक्षकारों में से कौन पक्षकार याचिका लेके आएगा न्यायालय में। तो इसका उत्तर भी धारा 11 में दे रखा है। धारा 11 कहती है कि विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित कराने के लिए विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके जो विवाह है उसको शून्य एवं अकृत घोषित करा सकता है। ठीक, अब प्रश्न ये भी पैदा होता है, क्या विवाह के दोनों पक्षकारों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो इसका उत्तर है सामान्यतः नहीं। जो बाहरी व्यक्ति है यानी कि जो तृतीय व्यक्ति है उसको धारा 11 के अनुसार याचिका लगाने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो थर्ड पर्सन है, जो तीसरा व्यक्ति है, वो धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता सामान्यतः। लेकिन हाँ, तृतीय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति भी विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित कराने के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है अगर उसके सिविल अधिकार प्रभावित होते हो तो। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए धारा 11 के तहत न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन हाँ, सामान्यतः जो तीसरा व्यक्ति है, जो यानी कि जो अन्य व्यक्ति है, वो विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि उसके सिविल अधिकार प्रभावित ना होते हों। ओके, तो ये हो गया शून्य विवाह के बारे में। अब हम बात करते हैं शून्यकणीय विवाह के बारे में। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 शून्यकणीय विवाह के बारे में प्रावधान करती है। जब हम शून्यकणीय विवाह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि शून्यकणीय विवाह होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शून्यकणीय विवाह वह विवाह है जो एक पक्षकार के विकल्प पर भंग किया जा सकता है किंतु दूसरे पक्षकार के विकल्प पर यह भंग नहीं किया जा सकता। और जब तक ये भंग नहीं किया जाता है तब तक ऐसा विवाह वैध बना रहता है। ठीक है, लेकिन जब सक्षम न्यायालय ऐसे विवाह को शून्यकणीय स्वीकार करके भंग कर देता है तो उसी क्षण ऐसा विवाह शून्य हो जाता है। राइट? अब सवाल ये है कि कौन से विवाह शून्यकणीय विवाह होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 ये 4 आधार बताती है। इन 4 आधारों में से किसी भी आधार पर अगर कोई विवाह संपन्न होता है तो ऐसा विवाह शून्यकणीय होगा और पीड़ित पक्षकार की याचिका पर अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसे विवाह को अकृत घोषित किया जा सकेगा। समझे? अब ये 4 आधार कौन कौन से हैं? ये 4 आधार मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, धारा 12 में शून्यकणीय विवाह के जो 4 आधार बताए गए हैं उनमें पहला आधार है नपुंसकता के कारण विवाह के बाद संभोग का ना होना। देखिए, दोनों पक्षकारों में से अगर कोई पक्षकार नपुंसक है जिसके कारण
विवाह के बाद संभोग ना हुआ हो तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वो धारा 12 में याचिका लगाकर विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। ये नपुंसकता का क्या मतलब होता है? तो मैं आपको बता दूं, नपुंसकता से मतलब होता है लैंगिक संभोग की अक्षमता से। दोबारा बोल देता हूं, नपुंसकता का मतलब होता है लैंगिक संभोग की अक्षमता से। ओके। शून्यकणीय विवाह की दूसरी शर्त यह है कि प्रत्यार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, विकृत है। देखिए, इसका मतलब ये है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार पागलपन के कारण अर्थात चित्त विकृति के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ है, या फिर दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार मान लो वैध सहमति देने में समर्थ तो है लेकिन वो इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वह विवाह और संतान उत्पन्न करने के अयोग्य है, या फिर दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार को उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता हो। तो इन तीनों में से अगर कोई कंडीशन अगर है तो ये माना जाएगा कि जो पक्षकार है, विवाह का जो पक्षकार है, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्षकार है उसको ये अधिकार होगा कि वह धारा 12 में याचिका लगाकर विवाह को अकृत घोषित करा सकता है। ओके। शून्यकणीय विवाह की तीसरी शर्त यह है कि याचिकादाता या उसके संरक्षक की सहमति विवाह के लिए या तो बल द्वारा प्राप्त की गई है या कपट द्वारा प्राप्त की गई है। कहने का मतलब ये है कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की सहमति विवाह हेतु या तो बल द्वारा प्राप्त की गई है या कपट द्वारा प्राप्त की गई है। अगर ऐसा है तो ऐसा विवाह शून्यकणीय होगा और जो पीड़ित पक्षकार है उसको ये अधिकार होगा कि वह धारा 12 में याचिका प्रस्तुत करके ऐसे विवाह को अकृत घोषित करा सकता है। शून्यकणीय विवाह का चौथा आधार ये है कि प्रत्यार्थी विवाह के समय याचिकादाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। इसका मतलब ये है कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। अगर ऐसा है तो इस आधार पर संपन्न विवाह शून्यकणीय होगा और पति को यह अधिकार होगा कि वह धारा 12 के तहत याचिका लगाकर ऐसे विवाह को अकृत घोषित करा सकता है। लेकिन हाँ, न्यायालय इस आधार पर विवाह को अकृत घोषित तभी करेगा जब वह इन 3 बातों से संतुष्ट हो जाता है। ये 3 बातें 1, 2 और 3। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात यह है कि विवाह के समय पति को पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी नहीं थी, यानी कि पति को विवाह के समय की जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती है। पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात यह है कि पति ने विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए जो याचिका लगाई है वो विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर लगाई हो, 1 साल के अंदर लगाई हो। ठीक। तीसरी बात यह है कि जब पति को यह पता लगा कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी या गर्भवती है तो इस जानकारी के बाद पति की सहमति से वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। ठीक है। तो इन 3 बातों से भी अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तभी इस चौथे आधार पर न्यायालय विवाह को अकृत घोषित करेगा। ठीक। तो ये शून्यकणीय विवाह के 4 आधार थे जो मैंने आपको समझा दिए। तो मैंने आपको शून्यकणीय विवाह के बारे में बताया। इसमें मैंने आपको बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 शून्यकणीय विवाह के बारे में प्रावधान करती है। शून्यकणीय विवाह एक ऐसा विवाह है जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर भंग किया जा सकता है किंतु दूसरे पक्षकार के विकल्प पर भंग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है वह ऐसे शून्यकणीय विवाह को भंग करने हेतु धारा 12 के तहत याचिका लगा सकता है। ठीक है। अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है उसके आधार से तो ऐसे शून्यकणीय विवाह को न्यायालय भंग कर सकता है। और जब तक न्यायालय ऐसे विवाह को भंग नहीं करता है तब तक विवाह वैध बना रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि धारा 12 में शून्यकणीय विवाह के ये 4 आधार बताए गए हैं। इन 4 आधारों में से अगर किसी भी आधार पर अगर विवाह संपन्न किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्यकणीय होगा और जो पीड़ित पक्षकार है उसको यह विकल्प होगा, उसको यह अधिकार होगा कि वह धारा 12 के तहत न्यायालय में याचिका लगाए
सक्षम न्यायालय में याचिका लगाए और ऐसे विवाह को अकृत घोषित करा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सुनगणीय विवाह। तो इस लेक्चर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार, शुक्रिया।